हाय फ्रेंड्स, मैं CS भगवती चरण, आज टैक्स कंसल्टेंट। आज इनकम टैक्स से जुड़े हुए बड़े सारे जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स एक इंडिविजुअल फेस करता है, उस पर मैं आज चर्चा करूंगा, उस पर मैं डिस्कस करूंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या एक इंडिविजुअल सोचता है इनकम टैक्स के बारे में और कैसे उसको कंप्लाइज करता है। उससे जुड़े हुए जो भी समस्याएं हैं, उसमें सबसे पहला हर एक इंसान, हर एक इंडिविजुअल यही चाहता है कि हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो। वो टैक्स लायबिलिटी कैसे कम होगी? दूसरा प्रॉब्लम होता है कि टैक्स के अंदर लिटिगेशन, डिपार्टमेंट से नोटिसेज आती हैं या फिर और जवाब तलब होता है, तो उस नोटिस का जवाब हम कैसे दें। इन सब चीज़ों से जुड़े हुए समस्याओं पे आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस समस्याओं पे एक दिन में या एक दिन में हम सारी बात तो नहीं बता सकते, तो रिपीटेटिवली दूसरा या तीसरा वीडियो भी लग सकता है, यानी कि 2-3 दिन में हम अपनी बात को कंप्लीट कर पाएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे ही मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। और लाइक भी कीजिएगा, देन कमेंट भी साथ में कीजिएगा कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा या नहीं, या फिर और क्या चीज़ आप जानना चाहते हैं वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि उस बारे में मैं आपको सजेस्ट कर सकूं एज ए टैक्स कंसल्टेंट। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, हर कोई यही चाहता है कि हम टैक्स नहीं दें या कम दें। सबसे पहली बात है कि टैक्स कम दें ये सॉल्यूशन नहीं है। आप टैक्स की लायबिलिटी कम जरूर कीजिए, लेकिन कानून के तरीके से, लीगल तरीके से, इनकम टैक्स के प्रोविजंस के तरीके से। इनकम टैक्स में ये बड़े सारे ऑप्शंस हैं और टेक्निकली हम इसको क्या बोलते हैं, टैक्स को प्लान करना, दैट इज कॉल्ड टैक्स प्लानिंग। तो अगर हम टैक्स को प्लान वे में करें और वहां से अगर लायबिलिटी रिड्यूस करते हैं तो दैट इज कंप्लीटली लीगल, वो कानून के नज़र में सही है और आपको कोई गलत नहीं ठहरा सकता है। उसके लिए आपको कोई पनिशमेंट नहीं हो सकता है, उसके लिए कोई नोटिस डिपार्टमेंट आपको नहीं भेज सकती है। लेकिन टैक्स की अगर इवेजन करेंगे, गलत तरीके से टैक्स की लायबिलिटी को कम करेंगे, तो वहाँ बहुत सारे ऑफेंसेज हैं, आपको पेनल्टी हो सकती है, आपके ऊपर बहुत सारे प्रोसिक्यूशंस हो सकते हैं, इवन इम्प्रिजमेंट का भी प्रोविजंस है इनकम टैक्स के अंदर। आप ये मत सोचिएगा कि मैं पेनल्टी दे बता के आपको डराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो लॉ में है, अगर इस कंट्री के लॉ को हम फॉलो करते हैं, इस कंट्री में हम रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें चलना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली हमें प्लान करना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स के अंदर जो भी प्रोविजंस हैं उसमें बड़े सारे एडवांटेज हैं, उसके जरिए आप अपने टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा तरीका है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो टेक्निकल वर्ड हम यूज कर रहे हैं, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, आम भाषा में अगर हम इसे कहें तो जो आप काम करते हैं, जो आप इनकम जनरेट करते हैं, जो आप रिटर्न फाइल करते हैं, उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, टाइम पे वो काम होना, दिस आर कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर आप ये सब चीज करेंगे तो ऑटोमेटिक आप लिटिगेशन से बच जाएंगे, आपको नोटिसेज नहीं आएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर रिटर्न फाइल करने का एक लास्ट डेट है एज पर द लॉ, उस डेट तक आप अगर रिटर्न फाइल कर देते हैं, एक लास्ट डेट दिया हुआ है कि इस डेट तक आपको टैक्स पेमेंट करना है, आप अगर कर देते हैं तो गवर्नमेंट आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा, आपको नोटिस नहीं भेजेगी। अब उस नोटिस से या उस इंटरेस्ट अगर चार्ज होता है या उसके अंदर अगर आपको पेनाल्टी चार्ज होता है, तो ये चीज़ से आप बच जाएंगे। तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि आपका फाइनेंशियल जो बर्डन बढ़ा वो तो रिड्यूस हो ही जाएगा, और एक मानसिक और मेंटल टेंशन जो आपका है कि डिपार्टमेंट से नोटिस आ गया, अब इसको जवाब कैसे दें, प्लस उस नोटिस बनाने के लिए किसी न किसी एक्सपर्ट के पास आपको जाना पड़ेगा, देन उनकी फीस, तो ये सारे कॉस्ट से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो टैक्स प्लानिंग और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये दो ऐसा एरिया है जिसको आप अगर थोड़ा सा प्रॉपर मैनर से, तरीके से करें और उसके बारे में अगर आपको आइडिया है और उसको अगर आप जान जाते हैं, तो बड़े सारे कॉस्ट भी आपके बच जाएंगे, बड़े सारे मेंटल टेंशन भी बच जाएंगे और आपका जो इनकम टैक्स का जो पर्पस है वो भी सॉल्व हो जाएगा। अब कुछ एग्जांपल्स देके हम एक एक करके बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करेंगे। सबसे पहला, जैसे पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो लोग सैलरीड पीपल हैं या और डिफरेंट पर्सन हैं, इनकम टैक्स में जो डिफरेंट लोग हैं
उनको पर्सन्स की कैटेगरीज में रखा गया है, जिसमें इंडिविजुअल्स हैं, HUF है, कंपनीज हैं, फर्म हैं, एंड सो ऑन, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ट्रस्ट है। मैं आज सिर्फ इंडिविजुअल्स की बात करूंगा, जो एक सैलरीड पीपल है या फिर छोटे मोटे बिजनेस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर देखा जाए मेरे हिसाब से तो उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है। रीजन ये है कि अगर कंपनी है तो दे हायर द परमानेंटली फुल टाइम टैक्स एक्सपर्ट्स, तो वो टाइम टू टाइम उसको एडवाइस करता है और उसके अकॉर्डिंगली उसकी टैक्स प्लानिंग करता है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन करता है। तो उनके पास एक फुल टाइम बंदा होता है जो इन चीज़ों को देखता है, तो वहाँ पे गलतियाँ कम होती हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल जो सैलरीड पर्सन है वो साल में एक बार रिटर्न फाइल करने के लिए आता है, या एक छोटा बिजनेसमैन है जो एक साल के अंत में चाहता है कि हम अपना रिटर्न फाइल कर लें, तो उन्हें ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं और उनके साथ ये सारी गलतियाँ हो जाती हैं, और जिसके वजह से उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उनको पेनाल्टी देनी पड़ती है, उनके साथ नोटिस आते हैं और फिर वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो बेसिकली उनको ध्यान में रख के मैं आज कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगा, जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कंटिन्यूटी में आगे नेक्स्ट वीडियो में भी मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। सबसे पहले हम पैन नंबर की बात कर रहे थे, परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मैं टैक्स एक्सपर्ट या टैक्स एक्सपर्ट बन जाएंगे, सारा काम आप ही कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है। ये जो कहते हैं कि नीम हकीम खतरे जान, कि जो बंदा जिस चीज़ के लिए एक्सपर्ट है, जो इस चीज़ को जानता है, आप उसी से काम करवाइए। खुद ब खुद अगर करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक अगर जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक मेडिकल डॉक्टर जो 5 साल पढ़ाई करता है, आफ्टर दैट ट्रेनिंग लेता है और फिर जो वो ट्रीटमेंट करता है, तो वो एक टेक्निकली तरीके से ट्रीटमेंट करता है। लेकिन जैसे हम गांव में कहते हैं कि झोला छाप डॉक्टर, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है, दे नो द सम मेडिसिन, और वो आपको दवाई दे देता है और टेम्पोररी रिलीफ आता है। तो सिमिलरली हर एक प्रोफेशन में, चाहे वो मेडिकल के फील्ड में चले जाएं या टैक्स के फील्ड में आ जाएं या कॉर्पोरेट के अंदर आ जाएं या लीगल फील्ड में चले जाएं, तो यहाँ पे बड़े सारे लोग ऐसे हैं, अनक्वालिफाइड पीपल हैं, दे आर डूइंग द जॉब ऑफ प्रोफेशनल्स। और अगर आप उनसे एडवाइजिंग लेते हैं, उनसे कंसल्टेंसी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो आपको भी थोड़ा सा अवेयरनेस रहना है। आप किसी ऐसे बंदे से काम करवाएं, ऐसे बंदे के पास जाएं जो कम से कम क्वालिफाइड हो, जो उस चीज़ का एक्सपर्ट हो। आप इजीली उसके बारे में पता कर सकते हैं कि रियली वो क्वालिफाइड है कि नहीं। अगर वो क्वालिफाइड नहीं है तो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होगा, रिस्क आपका बढ़ेगा, जो आप प्रॉब्लम आगे फेस करेंगे इनकम टैक्स के अंदर। अब एक एग्जांपल मैं देता हूं पैन कार्ड। अगर एक पैन नंबर आप गलत पुट करते हैं या गलत पुट करता है आपका जो भी रिटर्न फाइल किया हो, तो उसके रिगार्डिंग अगर इनकम टैक्स में हम देखें तो 10,000 रुपीज फिक्स्ड अमाउंट है पेनल्टी का। पहले क्या था कि टोटली एक अगर रिटर्न आपने फाइल किया या एक रिप्लाई आपने किसी में दिया, उसमें अगर टोटल कॉन्सिक्वेंसेस है 10 बार भी आपने गलती की है तो कंबाइंडली 10,000 रुपये का पेनल्टी होता था। नाउ डे लॉ में चेंजेस आए हैं और अब क्या है कि एवरी कॉन्सिक्वेंसेस रिक्वायर्ड टू पे 10,000 रुपीज पेनल्टी। अब अगर गलती से पैन नंबर गलत डल गया तो 10,000 तक की पेनल्टी हो सकती है। अननेसेसरी एक 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपया अर्न करने वाला बंदा 10 लाख का पेनल्टी एक छोटी सी गलती को के बदले देना पड़ेगा। इसके लिए आपको पैन नंबर सही कोट करना बहुत जरूरी है। दूसरा, पैन नंबर कब चाहिए, किसको चाहिए। बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जहां पे पैन नंबर कंपलसरी है। अब अगर वहां पे पैन नंबर नहीं देंगे तो अल्टीमेटली वो भी कॉन्सिक्वेंसेस आपको ही झेलना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हैं या कोई व्हीकल परचेस करते हैं, एक कार आपको खरीदनी है या आपके पास एक कार है उसको आपको बेचनी है, यू नीड अ पैन नंबर कंपलसरी। तो ऐसे बड़े सारे सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे पैन नंबर की जरूरत पड़ती है। अगर पैन नंबर नहीं है या इनवैलिड पैन नंबर है या फिर एक से ज्यादा पैन नंबर आप कैरी कर रहे हैं, तो ये सारे कहीं ना कहीं आपको डिफॉल्टर की तरफ लेके जाएगा और कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के अंदर आप प्रोसिक्यूट होंगे, पेनल्टी आपको देनी पड़ जाएगी जब भी ये मैटर्स डिपार्टमेंट के पास आएगा। आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न, एक आम आदमी बेसिकली इसी दो चीज से जुड़ा होता है। पैन नंबर उसको चाहिए होता है और
इनकम टैक्स की रिटर्न। अब एक सिंपल पेनाल्टी क्लॉज है इनकम टैक्स में कि कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन आप अगर देते हैं तो उसके बेसिस पे आपको 10,000 रुपए की पेनाल्टी हो सकती है। अब सपोज कीजिए कि आपने एक पैन नंबर के लिए एप्लीकेशन फाइल किया, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया और उसमें आपने कोई इंफॉर्मेशन गलत डाल दिया। इतना ही नहीं, रॉन्ग इंफॉर्मेशन के साथ साथ कंसील्ड इंफॉर्मेशन की बात करता है कि अगर आप इंफॉर्मेशन छिपा लेते हैं और ये अगर डिपार्टमेंट को पता होता है तो डिपार्टमेंट 10,000 रुपीज फिक्स अमाउंट तक आपको पेनाल्टी करता है। यानी कि इसमें अप टू की बात नहीं होती। बस एक उसमें प्लस पॉइंट यही है कि अथॉरिटी के पास ये पावर है कि अगर आप वैलिड रीजन देते हैं, ये अगर प्रूफ कर सकते हैं आप, ये जो मिस्टेक हुआ है, ये जो गलती हुई है, ये जो कंसीलमेंट हुआ है वो विलफुल नहीं है, तो आपकी पेनाल्टी को वो रिड्यूस कर सकता है। अदरवाइज 10,000 रुपए फिक्स्ड पेनाल्टी है। बहुत सारे जगह आप देखेंगे कि पेनाल्टी अप टू लिखा होता है। दैट मीन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अथॉरिटी कि वहां पे वो मैक्सिमम पेनाल्टी हो गया और मिनिमम कुछ और हो सकता है। अगर लिखा हुआ होता है कि मिनिमम 100 रुपीज एंड मैक्सिमम 10,000 रुपीज, देन अथॉरिटी क्या करता है 100 से 10,000 के बीच में एज द केस में भी उस हिसाब से पेनाल्टी इंपोज करेगा। लेकिन इस सेक्शन के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है फिक्स्ड 10,000 रुपीज, यानी कि अथॉरिटी के पास भी पावर नहीं है कि इस पेनाल्टी को 10,000 से कम कर सकता है। अब इनकम जब आप डिस्क्लोज करते हैं, सपोज कीजिए कि आप किसी से रिटर्न फाइल करवाते हैं, आप वहां पे सारी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पाते या आपको पता ही नहीं है। बहुत सारे केसेस ऐसे मैंने देखे हैं कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि दिस इंफॉर्मेशन इज आल्सो रिक्वायर्ड टू शो इन द इनकम टैक्स रिटर्न। आपको खुद पता नहीं है। अगेन अनदर एग्जांपल देके मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एक प्रोविजंस है इनकम टैक्स में, क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम में क्या है कि इनकम टैक्स कहता है कि अगर इनकम किसी और के हाथ में हो रहा है, किसी और बंदे का है, लेकिन उस इनकम पे टैक्स आपको देना पड़ेगा। बहुत सारे प्रोविजंस हैं उसके अंदर। अब आपको ये पता ही नहीं है कि क्लबिंग एप्लीकेबल है, इनकम पे टैक्स आपको देना है, लेकिन आपको पता ही नहीं है, तो आपने तो उस बंदे को भी नहीं बताया। और अगर खुदा न खास्ते जिससे आप रिटर्न फाइल करवा रहे हैं दे आर नॉट एक्सपर्टाइज पर्सन, तो वो पूछेगा भी नहीं आपसे। और जब वो नहीं पूछेगा तो आप बताएंगे क्यों? और कल को अगर डिपार्टमेंट को ये पता चल गया तो अगेन आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। दैट इज आपने क्या किया, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया। अगेन इसी एग्जांपल को इलैबोरेट करता हूं, एक एग्जांपल देके बताता हूं। सपोज करो कि एक मिस्टर राम है, उनके 2 बच्चे हैं, दोनों माइनर हैं, छोटा बच्चा है, दोनों के नाम से उन्होंने 10-10 लाख रुपए का एफडी करवा दिया। अब उस 10 लाख के एफडी पे बैंक से इंटरेस्ट मिलता है। अब वो इंटरेस्ट किसके नाम पे आता है? उस बच्चे के अकाउंट में आता है, उस बच्चे के एफडी में आता है। लेकिन एज पर द क्लबिंग प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, जो उस एफडी पे इंटरेस्ट मिला दैट इज द इनकम ऑफ मिस्टर राम। अब आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तो उस बच्चे के एफडी से जो इंटरेस्ट मिला है उस साल में, वो आपको अपने यानी कि मिस्टर राम के इनकम में ऐड करना है। अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो आपका तो टैक्स नहीं आप दे रहे हैं, उसमें इनकम नहीं बढ़ा आपका। आपको तो ये लगता है कि टैक्स लायबिलिटी हमारी बच गई, वो इनकम हमारे घर में ही रह गया। लेकिन प्रोविजन ऑफ द क्लबिंग आपको कंपेल करता है कि आप उस इनकम को ऐड कीजिए उस पर्सन के इनकम में, यानी कि उसके फादर या मदर जो भी उसका केयरटेकर है उसके इनकम। अब आप डिफॉल्टर्स हो गए, पेनाल्टीज लगेगी। और आज के मॉडर्न टाइम में जो टेक्नोलॉजिकल एरा आ गया है, तो यहाँ पे इन सब चीजों को लिंक होना बड़ा आसान हो गया है। पहले क्या होता था कि डिपार्टमेंट को इन चीजों का पता नहीं चलता था, लेकिन आज अगर आप एफडी करवाते हैं, बैंक के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो इजिली इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है, सारे चीज ऑनलाइन पोर्टल्स पे होते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन को पास करना आसान हो जाता है। अब जैसे ही मिस्टर राम के बच्चे के एफडी अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, द डिपार्टमेंट नो द इंफॉर्मेशन कि हाउ मच इंटरेस्ट जनरेटेड बाय द सन और डॉटर ऑफ द मिस्टर राम। अब
जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो आपके रिटर्न में वो जाके चेक करेगा कि क्या ये क्लबिंग हुआ है, यस और नो। अगर क्लबिंग नहीं हुआ है तो इमीडिएटली डिपार्टमेंट सेंड यू द नोटिस कि भाई आपने ये प्रोविजंस फॉलो नहीं किया, आप इसका जवाब दीजिए। अब जवाब दीजिए, नोटिस तो आ गया, अब अगेन गलती करते हैं। एक आम लोग क्या करता है, यहाँ पे अगेन गलती करता है। नोटिस आ गया, नॉर्मली आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ हम काम करते हैं, रिटर्न भी इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करते हैं, और मोस्ट ऑफ द पर्सन हु फाइल द रिटर्न वो क्लाइंट का जो आईडी और पासवर्ड होता है। नॉर्मली इंडिविजुअल के केसेस में जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तो आपका जो पैन नंबर होता है वही आपका आईडी होता है, एंड पासवर्ड इज क्रिएटेड बाय द जो भी उस आईडी को क्रिएट करता है। अब वो पासवर्ड आपसे शेयर ही नहीं करता है, आपने तो एक बार डाटा दे दिया, फीस दे दिया उनको, उन्होंने रिटर्न फाइल कर दिया, दैट्स ऑल। अब जो कुछ भी नोटिस आएगा वो नोटिस आपके उसी लॉगिन पे आएगा, जिसको नॉर्मली वो बंदा तो खोल के देखता नहीं है। आपने 1500, 2000, 2500, 5000 जो भी फीस आपने चार्ज किया उसने ले लिया, आपका रिटर्न फाइल कर दिया, उसकी कॉपी निकाल के आपको दे दिया। अब पूरे साल में क्या क्या हुआ वो आप ना केयर करते हैं ना वो केयर करता है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जब डिपार्टमेंट ऐसे नोटिस देता है तो जिस दिन वो नोटिस आपके पोर्टल पे आएगा, आपके आईडी पे आएगा, आपके मेल आईडी पे भी आता है, और उस मेल आईडी में प्रॉपर्ली लिखा होता है। नॉर्मली 15 डेज का टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप इस जो मिस्टेक किए हुए हैं उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करके आप रिटर्न फाइल कीजिए। एक गलती हो गई, आपने इंफॉर्मेशन नहीं दिया, अब आपको पता ही नहीं चला कि नोटिस आया हुआ है, 15 दिन में आपने रेक्टिफाइड करके रिटर्न फाइल नहीं किया, देन सेकेंड फॉल्ट एंड सो ऑन। फिर वो रिमाइंडर देंगे और ये प्रोसीजर चलता रहेगा और नंबर चलता जाएगा, और इसमें क्या होगा कि बड़े सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे। आप एक डिफॉल्टर के साथ साथ दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे डिफॉल्टर्स के अंदर फंस जाएंगे और फिर प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं। तो एक नॉर्मल पीपल जो सैलरीड है या छोटे मोटे बिजनेस करता है या छोटे मोटे अर्निंग्स हैं, तो वहाँ पे ये सारे दिक्कत आपको आएगा। तो आज इंडिविजुअल, एसएससी और पर्सन जब आप टैक्स पे करते हैं तो सबसे पहले जिस किसी से भी आप टैक्स फाइल करते हैं, पहला मेरा सजेशन यही है कि आप किसी एक्सपर्ट और जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है उससे आप रिटर्न फाइल करवाएं। अगर आप खुद एक्सपर्ट हैं, वेल, आप अगर सीख चुके हैं, आपको लगता है कि यू आर एबल टू फाइल द रिटर्न प्रॉपर्ली, तो आप खुद भी कर सकते हैं। नहीं तो आप किसी एक्सपर्ट से फाइल करिए, जो झोला छाप और जो अनक्वालिफाइड लोग हैं उनसे संपर्क में न जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, किसी से भी जब रिटर्न फाइल कराते हैं आप अपना आईडी और पासवर्ड उनसे जरूर लेके रखें। अगर इंडिविजुअली मेरे से पूछें तो मैं अपने सारे क्लाइंट्स का आईडी और पासवर्ड मैं क्लाइंट को दे देता हूं, और मैं वो फ्रीडम देता हूं कि जरूरी नहीं है कि आज आप मेरे से काम करवा रहे हो, कल आप किसी और से काम करवाओ। नहीं तो क्या होता है कि हम पासवर्ड मेरे पास होता है, आप मेरे पीछे भागो, अब ये पासवर्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे बहाना करते हैं। कई सारे ऐसे केसेस आते हैं कि नोटिस आ गया है उनके पास, अब वो पासवर्ड ही उनके पास नहीं है। ठीक है, प्रोसीजर्स है, हम पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं, पासवर्ड को हम रीसेट कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉब्लम तो आप फेस करोगे क्योंकि टाइम नहीं होता है। तो इसीलिए आप अगर रिटर्न फाइल करवाते हैं तो उनसे आप आईडी तो मैंने बता ही दिया कि ऑलरेडी इंडिविजुअल के केसेस में आपको जो पैन नंबर होगा वही आपका आईडी होगा। पासवर्ड जरूर आप लेके उनसे रखें और टाइम टू टाइम अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके चेक करें कि आपका जब तक असेसमेंट कंप्लीट नहीं होता है। अब असेसमेंट कंप्लीट क्या होता है कि जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो ये रिटर्न जो होता है वो सेल्फ असेसमेंट होता है, यानी कि आपने खुद डिक्लेरेशन दिया है ना कि ये इनकम मेरे पास है। डिपार्टमेंट क्या करता है कि उसको चेक करता है, चेक करने के बाद वो एक आपको ऑर्डर भेजता है, दैट ऑर्डर इज कॉल्ड असेसमेंट ऑर्डर। और फिर उसी असेसमेंट ऑर्डर में आपकी जो कंप्यूटेशन है, आपने जो सारी डिटेल्स भेजी है वो और डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली ये सब कुछ अगर सेम होता है तो आप अगर देखेंगे कि असेसमेंट ऑर्डर के नीचे वहां पे जो डिमांड होगा वो 0 होगा, या अगर रिफंड का केस बनता है तो रिफंड का अमाउंट वहां पे रिफ्लेक्ट होगा। अगेन गलती क्या होती है, दूसरी गलती मैं डायरेक्ट बताता हूं, बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स। जितने भी आपके पास एक्टिव बैंक अकाउंट्स हैं
उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स रिटर्न में देना जरूरी होता है। अब अगर आप नहीं देते हैं या फिर रॉन्ग क्रेडेंशियल डालते हैं बैंक का, और अगर केसेज रिफंड का है, तो रिफंड आपके अकाउंट में नहीं आएगा। पैसा क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके वापस चला आएगा। तो जो रिफंड आपको मिलना चाहिए वो रिफंड आपको मिला नहीं। तीसरा, अगेन पेमेंट से जुड़ा हुआ बात, इनकम टैक्स में बेसिकली 2 ईयर होता है। एक ईयर को बोलते हैं असेसमेंट ईयर और एक बोलते हैं प्रीवियस ईयर। तो एक्चुअल में जहां पे आप इनकम, जिस फाइनेंशियल ईयर में इनकम जनरेट करते हैं, उस ईयर को टेक्निकली बोला जाता है प्रीवियस ईयर। और उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद जो फाइनेंशियल ईयर आता है उसको हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर। इसका मतलब क्या होगा कि अगर फाइनेंशियल ईयर 19-20 में जितनी इनकम आपकी हुई उसका एक्चुअल असेसमेंट हम कहां करेंगे, फाइनेंशियल ईयर 20-21 में। तो 20-21 जो हमारा बन गया वो असेसमेंट ईयर हो गया, और 19-20 क्या हो गया, फाइनेंशियल ईयर हो गया। तो 19-20 में जितनी भी इनकम आपकी हुई उस सारे इनकम को आपको डिस्क्लोज करना है। लेकिन एडवांस टैक्स का एक प्रोविजन है इनकम टैक्स कि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा होती है तो आपको एडवांस टैक्स भी पे करना पड़ता है। अब नॉर्मली जो साल के एंड में एक बार रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अंत में जब रिटर्न जनरेट होता है तो हमें पता चलता है कि मुझे इतना टैक्स पे करना है, और वो उस समय में चालान जनरेट करते हैं। लेकिन अगर आप एडवांस टैक्स टाइमली नहीं पे करेंगे तो 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होता है। और एडवांस टैक्स डिपार्टमेंट कहां मांगती है, एडवांस टैक्स डिपार्टमेंट उसी फाइनेंशियल ईयर में मांगती है जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका क्या हो रहा है, इनकम जनरेट हो रहा है। तो जब आप 20-21 का रिटर्न फाइल करेंगे तो एडवांस टैक्स इस असेसमेंट ईयर का अब कब पे किए होंगे, 19-20 में पे करना होगा। अगर आप कंपटीशन नहीं कर पाते हैं सही तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम सैलरीड हैं जी, हमारा तो टीडीएस कट जाता है। वेल, टीडीएस कट जाता है, लेकिन सैलरी के ऊपर जो टीडीएस कटता है वो टीडीएस एम्प्लॉयर सिर्फ आपके सैलरी के अमाउंट पे डालता है। अगर आपको सैलरी के अलावा जो इनकम हो रहा है उसका डिस्क्लोजर तो आप एम्प्लॉयर को देते नहीं है। सपोज करो कि आपके पास एक घर है, वहां से आपको रैंट आता है, आपके बैंक में एफडी है, वहां से इंटरेस्ट आता है, आप थोड़ा बहुत शेयर मार्केट में भी ट्रेडिंग कर लेते हैं, वहां से आपको पैसे आते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, डिविडेंड्स आपके पास आ जाते हैं। समटाइम्स आपको लॉटरी लग गई, सपोज कोई फिक्स असेट्स आपने बेच लिया, प्रॉपर्टीज बेच ली, वहां से आपको गेन हो गया। अब ये सारे इंफॉर्मेशंस तो आपका एम्प्लॉयर नहीं जानता है और ना आप उसको प्रोवाइड करते हैं। तो एम्प्लॉयर जो टीडीएस काटा वो तो सिर्फ सैलरीड वाले पोर्शंस पे काटा। अब सपोज करो कि किसी पर्सन का एनुअल सैलरी 10 लाख है तो वो 10 लाख के बेसिस पे टीडीएस काट लिया, लेकिन 10 लाख उसका सैलरी के अलावे का इनकम है तो उसका टोटल इनकम हो गया 20 लाख। तो टैक्स उसको 20 लाख के ऊपर देना है। तो 10 लाख जो एक्स्ट्रा इधर इनकम हुआ अदर देन द सैलरी, उसमें तो आपने एडवांस टैक्स दिया नहीं, और फिर उस केस में क्या होगा कि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा, और 1% पर मंथ यानी कि 12% पर एनम। तो ये अगर टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा है आपके पास, अगर आप हायर इनकम ब्रैकेट में हैं तो उस केस में इंटरेस्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो एक बर्डन क्रिएट हो जाएगा आपके लिए एक छोटी सी भूल से। तो इन सब चीज़ों के लिए या तो आप थोड़ा सा अवेयर होकर रहिए और किसी न किसी एक्सपर्टाइज पीपल के कंसल्ट में रहिए, जो टाइम टू टाइम यहाँ से आपको अवेयरनेस मिलता रहे कि कब एडवांस टैक्स पे करना है। अलग अलग इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स जाते हैं। आगे के वीडियो में मैं थोड़ा बहुत एडवांस टैक्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कब कब एडवांस टैक्स देना है, क्योंकि मेनली जो हायर इनकम ब्रैकेट वाले लोग हैं कि जिनका 5 लाख 7 लाख से ज़्यादा अगर इनकम है एनुअली, तो उनके लिए बड़ा दिक्कत है। या फिर मल्टीपल इनकम सोर्स अगर हैं, मैं बिजनेस पर्सन की बात नहीं करता हूँ, मैं एक इंडिविजुअल्स की बात करता हूँ जो सैलरीड है और उसके अलावा जो और दूसरे तीसरे जो इनकम है, क्योंकि आज के डेट में हर एक इंसान यही चाहता है कि एक इनकम पे डिपेंड नहीं रहे, सैलरीड के अलावा दूसरे तीसरे भी हम इनकम जनरेट करते रहें। तो उनके लिए मैं एडवांस जो टैक्स है
उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आइडिया दूंगा कि कब कब एडवांस टैग है, ताकि एक आइडिया रहे। आप अगर खुद कर सकते हैं वेल, मैं थोड़ा सा प्रोसीजर भी बताऊंगा आपको उसमें, नहीं तो आप किसी न किसी कंसल्टेंट से जरूर टाइमली कांटेक्ट में रहिएगा। ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स की जो एक्टिविटीज़ है वो सिर्फ ईयर के एंड में ही होता है, विद इन द ईयर भी आपको बड़े सारे चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है, बड़े सारे प्रोसीजर्स हैं, और उन चीज़ों को आप अगर फॉलो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो कंसिक्वेंसेस आपको झेलना पड़ेगा। तो तब तक अगले वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए। अगेन अगले वीडियो आप तक पहुंचे जल्दी, तो सबसे पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन जो आपका है उसको प्रेस करके रखेंगे ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल जाएगा। एंड कमेंट, सबसे जो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कि कमेंट सेक्शंस, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर उस पर लिखिएगा। लाइक डिसलाइक नहीं पसंद आता है तो भी कमेंट कीजिए, हमारे लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको इसमें क्या चीज़ गलत लगा, क्या डिसलाइक हुआ, ताकि मैं अगले वीडियो में उस कमी को, वो जो एरर्स था उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। अगले वीडियो तक इंतजार कीजिए। जय हिंद, घर में रहिए।